हमने पिछली वीडियो में देखा कि प्रबल जोशी कई साल बाद अपने गांव में जाते हैं जहां रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। अब आगे। जब प्रबल जोशी 4 दिनों तक ना वापस आए ना ही उनका कोई फ़ोन आया तो उनके घर वालों को बेहद चिंता हुई। प्रबल के परिवार में 3 लोग थे, उनकी पत्नी प्रमीला, बेटा उज्जवल और बेटी नंदिनी। उन लोगों ने प्रबल के नंबर पर कई बार फ़ोन भी लगाया पर वो बराबर बंद आ रहा था। तब उज्जवल अपने माँ से बोला, माँ मैं पापा को देखने जाता हूँ, अब तक क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है सौदा नहीं पटा उनका या किसी ने अड़ंगा डाला होगा बेचने में। प्रमीला चिंतित स्वर में बोली, वही तो मैं देखता हूँ जाके। ठीक है पर तू अकेले मत जाना। प्रमीला को चिंता हुई। मैं सुदेश और राज को साथ ले लूँगा। सुदेश और राज उज्जवल के कॉलेज के दोस्त थे, तीनों हमेशा साथ साथ रहते, कहीं भी जाना हो तो साथ ही जाते। दूसरे ही दिन उज्जवल गांव जाने के लिए तैयार हो गया। चूँकि उनके पास एक ही गाड़ी थी और उसको प्रबल देकर गए थे तो वो तीनों सुदेश की कार से जा रहे थे। तीनों को रात में लॉन्ग ड्राइव करना बेहद पसंद था, इसलिए उन्होंने रात में जाने का प्लान बनाया। इससे एक फ़ायदा यह भी था कि उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाती और रास्ता ढूंढने में दिक्कत नहीं होती। रात के 2 बजे वे लोग निकल गए और सुबह के 10 बजे वे गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर आ गए थे। गांव की ओर जाने वाले रास्ते में वे लोग सीधे चले जा रहे थे। अभी तक उन्हें ना तो एक भी वाहन मिला ना ही कोई इंसान। उन्होंने सोचा छोटा सा गांव है, लोग कम ही आते जाते होंगे। थोड़ी दूर आगे चलकर उन्हें दाहिनी तरफ एक मील का पत्थर लगा मिला जिस पर लिखा था राजगढ़ 1 किलोमीटर। वे उसी तरफ मुड़ गए। थोड़ी दूर चलते ही वो उस पीपल के पेड़ के नीचे आ गए जहाँ पर प्रबल की गाड़ी बंद हुई थी। पर इनके साथ ऐसा कुछ न हुआ। इन लोगों ने खुद ही गाड़ी रोकी और बाहर निकले। ये रास्ता थोड़ा गहरा सा था और इसके दाईं तरफ थोड़ा सा ऊपर होके पीपल का पेड़ था। पेड़ बहुत ही विशाल था, उसकी शाखाएं उस रास्ते को चारों तरफ से ढक रखी थी। उसे देख ऐसा लगता था मानो बहुत बड़ा शैतानी प्रेत बैठा कोई साजिश रच रहा हो। रास्ते के सामने गांव का बड़ा प्रवेश द्वार था जिससे पता चलता था कि गांव का अतीत कभी भव्य रहा होगा। दूर से ही किले के कंगूरे दिखाई दे रहे थे, पर हैरानी इस बात की कि गांव पूरा खाली दिख रहा था, कहीं कोई आदमी का नामो निशान ही नहीं। यार उज्जवल, ये गांव तो उजड़ पड़ा है, कोई आदमी ही नहीं दिखता। सुदेश हैरान हो बोला, हाँ यार बाहर से तो खाली दिख रहा है, चलो अंदर चले, शायद अंदर दूसरी तरफ बस्ती हो। कह उज्जवल ड्राइंग सीट पर बैठ गया। वे दोनों भी बैठ गए और गाड़ी आगे बढ़ चली। गाड़ी मुख्य रास्ते से आगे बढ़ रही थी। गाड़ी उस बड़े दरवाजे को पार कर अब गांव के अंदर चली जा रही थी। पूरा गांव खाली नजर आ रहा था, कहीं इंसान तो दूर जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे। तीनों हैरान मुंह सिले बैठे थे। आगे चल के दाईं और गाड़ी मोड़ दी। इसके चारों तरफ घर बने हुए थे पर खाली, कहीं कोई इंसान नहीं। ऐसा लगता जैसे यहाँ कभी कोई रहता ही नहीं था। यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, राज बोला। हाँ यार समझ नहीं आ रहा, जब यहाँ कोई नहीं है तो पापा किसके पास रुके होंगे? उज्जवल की आवाज़ में चिंता झलक रही थी। चल थोड़ा और आगे देख, शायद कोई मिल जाए, तू चिंता मत कर। सुदेश ने उज्जवल के कंधे पर हाथ रखा। इस रास्ते में लगभग 5 मिनट चलने के बाद तिराहा आया। यहाँ से 2 तरफ को रास्ते जा रहे थे। एक दाईं तरफ किले की ओर जाता था और एक बाईं तरफ जा रहा था, पर ये तीनों किले वाले रास्ते की ओर मुड़ गए। जैसे ही ये किले के पास आया उज्जवल ने एक झटके से ब्रेक मारा क्योंकि उसके सामने उसके पापा की गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी खड़ी कर हुए तीनों झटके से बाहर आए और उस गाड़ी को देखने लगे। इसका मतलब अंकल किले पर गए हैं, सुदेश बोला। हाँ लग तो यही रहा है, उज्जवल बोला। गाड़ी का दरवाजा खोलना चाहा तो वो खुला नहीं, वो लॉक था। चल गाड़ी को छोड़, ऊपर चल के देखते हैं, ऊपर चल के पापा को देखते हैं, उज्जवल आगे बढ़ते हुए बोला। और तीनों रास्ता देखते हुए आगे बढ़ने लगे। वे तीनों उसी सुरंग वाले रास्ते से होते हुए ऊपर आगे, पर आश्चर्य यहाँ भी कोई नहीं था। ऊपर चढ़ के दरवाजे की दाईं ओर काफी लंबा चौड़ा चबूतरा बना हुआ था और दाईं ओर आगे महल की तरफ जाने के लिए रास्ता था। और उस रास्ते और चबूतरे के ठीक सामने खाली जगह पड़ी थी जो कभी बाग रही होगी, पर अब झाड़ झाकड़ थे। तीनों बाएं ओर के रास्ते पर चले और महल के दरवाजे पर आ गए। यार उज्जवल, कुछ तो गड़बड़ है, इस गांव में अभी तक एक आदमी नाम की चिड़िया नहीं मिली। सुदेश सशंकित सा बोला। अबे ऐसे बोल, आदमी और चिड़िया नहीं मिली, राज हंसने लगा कह के। हाँ तुम सही कह रहे हो,
कहा उज्जवल उदास हो गया। अरे तू चिंता मत कर, अंकल मिल जाएंगे, वो भी तो ही मैंने, राज ने उसे दिलासा दी। तीनों उस महल के अंदर चल पड़े और चलते हुए उन्हीं दो दरवाजों के सामने आ गए। पर ये तीनों राजा रानी के निजी महल वाले दरवाजे में घुसे और आगे बढ़ चले। उस दरवाजे के अंदर होते हुए पहले एक खुला हवादार साहबान था। उसको पार करके दाईं तरफ एक कक्ष था जिसके दरवाजे बंद थे। बाईं तरफ एक लंबा गलियारा चला गया था जिसमें खंभे ही खंभे थे। ये हर जगह घूम घूम कर देखने लगे पर कहीं कोई नजर नहीं आया। तभी उज्जवल ने उस कक्ष के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया पर वो नहीं खुला। अब तीनों मिलकर जोर लगाने पर दरवाजा टस से मस न, आखिर में थक हार कर कोशिश बंद कर दी। अभी तीनों खड़े ही थे कि उन्हें लगा कि पीछे से कोई गुजर गया, पर पलट कर देखा तो कोई नहीं था। तीनों ने एक दूसरे को देखा, किसी के मुंह से कुछ बोल न फूटा और बूते बने खड़े रहे। आखिरकार उज्जवल ने चुप्पी तोड़ी। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ कोई था, तुम दोनों को भी ऐसा लगा? हाँ यार, मुझे भी लगा, सुदेश बोला। हाँ मैंने भी देखा पर साफ नहीं, राज डरता हुआ बोला। यार बाहर एक और दरवाजा था, चलो हम उस तरफ चल के देखते हैं, सुदेश बोला। हम चलो, दोनों चलते हुए बोले। तीनों बाहर निकल वहाँ से उस दूसरे दरवाजे में घुस गए जहाँ सामने घुसते ही बड़ा सा आंगन और चारों तरफ कमरे बने थे। इन्हीं में से एक कमरे में प्रबल ने रात काटी। तीनों चारों तरफ घूम घूम के देखने लगे पर उन्हें कुछ न दिखा। तभी एक कमरे के दरवाजे पर उज्जवल ठिठक गया क्योंकि उधर उसके पापा का फ़ोन पड़ा हुआ था। फ़ोन उठा, वो चिल्ला, इधर आओ दोनों, पापा का फ़ोन यहाँ पड़ा है। दोनों दौड़ते हुए और देखा कि सच में प्रबल का फ़ोन उज्जवल के हाथ में था। अगर अंकल का फ़ोन यहाँ है तो इसका मतलब ज़रूर वे यहाँ आए थे, राज बोला। पर अंकल आखिर गए कहाँ? सुदेश और राज दोनों हैरान परेशान से बोले। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी उज्जवल उस कमरे में घुस गया जिसके बाहर उसे फ़ोन पड़ा मिला था। और अंदर जो देखा उसने तो उसका दिल दहला दिया। अंदर ऐसा लग रहा था जैसे खून की होली खेली गई हो। चारों तरफ खून के धब्बे और इंसानी शरीर की बची खुची हड्डियां पड़ी थी। वहीं पास ही वह कपड़े भी थे जो प्रबल ने घर से चलते टाइम पहने थे। ये देख उज्जवल को समझते देर न लगी कि ये हड्डी के टुकड़े किसके हैं और वो वहीं गिर के फूट फूट कर रोने लगा। सुदेश और राज की आंखें भी भीग गई और वो दोनों उसे तसल्ली देने लगे। उज्जवल मेरे भाई चुप हो जा, हो सकता है ये हमारा वहम हो, अंकल कहीं ठीक ठाक हो, राज डबडबाई आंखों से बोला। ये कपड़े पापा के ही हैं, कह उज्जवल और जोर से रोने लगा। हो सकता है सिर्फ कपड़े ही अंकल के हों, फिर तू सब्र रख, जो होना था हो ही गया। अब हमें पता लगाना है कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या है, सुदेश ने उसको समझाया। जिसने भी ये किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये कह उज्जवल कपड़े और हड्डियां समेटने लगा पर सुदेश ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। हमें पहले पुलिस के पास चलना चाहिए, वे यहाँ आकर यहाँ से कुछ क्लू ढूंढ सकती है। उसकी बात को उज्जवल को सही लगी और वो तीनों भरी आंखों से भरे मन से वहाँ से चल दिए। पर वे जैसे ही वो हॉल पार कर दरवाजे पर आए कि उन्हें उस रानी की महल की तरफ से बड़ी ही सुरीली किसी आवाज़ ने सुनाई दी। उज्जवल को ऐसा लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा। उसने चारों तरफ और वो दौड़कर रानी की महल की तरफ भागा पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, पर आवाज़ यहीं से आई थी। पीछे से वे दोनों भी आ गए, उन्होंने भी देखा पर कहीं कोई नहीं दिखा। आखिर में वह फिर बाहर निकला और बिना एक दूसरे से कुछ बोले चल दिए। फिर बाहर की ओर नीचे आ, उन्होंने फिर एक बार गाड़ी को देखा और उज्जवल ने एक पत्थर उठा उसका कांच तोड़ दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद कुछ नहीं मिला सिवा एक हरी बोतल की। उस बोतल पर लाल लाल खून जैसे धब्बे थे। उसने उसे बाहर निकाला, उसके ढक्कन खोल उल्टा किया तो उसमें से कुछ बूंदे खून की टपकी। तीनों हैरान रह गए कि इस बोतल में खून कैसे आया। उन्होंने गाड़ी के सारे कोने देख लिए, कहीं खून का धब्बा ना मिला।